बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, in our previous lecture, we have completed the chapter number 11 of your book, which is named as homeostasis. And now we are going to start our next chapter of your book, which is the chapter number 12 and named as coordination and control. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड कोऑर्डिनेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने रूटीन लाइफ में कई बार सुना होगा, ठीक है जी। एंड इसके साथ जो एडिशनल वर्ड है वो है कंट्रोल, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये दो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपने रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए होंगे और होपफुली आपको इनका मीनिंग भी पता होगा। तो आइए इसको समझने के लिए इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले थोड़ी सी बातें जो हैं वो हम इस चैप्टर के नाम के ऊपर कर लेते हैं, इसके नेम के ऊपर कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर कोऑर्डिनेशन की एक एग्ज़ाम्पल ले ली जाए आपकी रूटीन लाइफ में, तो आपके स्कूल से ही ले ली जाती है। देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लासमेट होते हैं, वो एक क्लास में सब के सब आपके साथ बैठते हैं। इसी तरह आपके स्कूल में एक स्पेसिफिक पोस्ट पे आपके प्रिंसिपल होते हैं, एक स्पेसिफिक पोस्ट पे आपके टीचर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि हर बात हर स्टूडेंट अपने टीचर से और अपने प्रिंसिपल से नहीं कर सकता, और ना ही इतना टाइम होता है कि हम स्टडी के अलावा हर बात डिस्कस कर सकें। तो क्या होता है कि स्कूल में एक एडिशनल मेंबर होता है जिसका नाम कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है जी। हमारे स्कूल में भी, हसन मेमोरियल में भी कोऑर्डिनेटर अवेलेबल हैं। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम उन कोऑर्डिनेटर के साथ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर हमें फ़लाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेटर उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। सुनने के बाद वो एक मैसेज होता है, उस मैसेज को आगे डिलीवर कर देते हैं प्रिंसिपल पर या प्रिंसिपल के पास कि प्रिंसिपल साहब ये मामला है इस स्टूडेंट का, ये कह रहा है कि मुझे फ़लाँ सब्जेक्ट में फ़लाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेटर का एक हिसाब से फंक्शन देखें तो वो ये है कि उसने एक स्पेसिफिक प्लेस से मैसेज को लिया और आगे एक स्पेसिफिक प्लेस तक उस मैसेज को डिलीवर कर दिया। इट मीन्स डैट कोऑर्डिनेटर क्या करता है कि डिफरेंट जो उसके सराउंडिंग्स में लोग मौजूद हैं, यानी इस वक्त जो एग्ज़ाम्पल है उस बेस पर हम स्टूडेंट्स कहेंगे या टीचर्स कहेंगे, उनके जो भी मसाइल हैं उन्हें रिसीव करेगा कोऑर्डिनेटर और उसको आगे एक स्पेसिफिक पोस्ट तक क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। अब देखिए, जो स्पेसिफिक पोस्ट है प्रिंसिपल की, इट मीन्स डैट वो आने वाली जो प्रॉब्लम है जो कि कोऑर्डिनेटर उन तक पहुंचाएगा, उस प्रॉब्लम को उन्होंने कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब या तो उसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ अल्टीमेटली सी बात है कि वो प्रॉब्लम कंट्रोल भी हो जाएगी। इट मीन्स डैट आप यूँ कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर जो है वो मैसेजेस को रिसीव करता है और उसे आगे डिलीवर करता है, और उसके साथ साथ कंट्रोलिंग मेथड भी चलता है। ये तो होगी एक ऐसी एग्ज़ाम्पल जो कि होपफुली एक स्कूल की रूटीन एग्ज़ाम्पल थी जो कि आपको समझ आ भी गई होगी, और आपके स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर हैं आपको उनका भी पता है। अगर आप इसी एग्ज़ाम्पल को 2 मिनट माइंड में प्रॉपरली सोचें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटर, ठीक है जी। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपके चैप्टर से रेलिवेंट। देखिए, एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि आपने इस जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक रन करना है, यानी भागना है। देखिए, जब वो भागना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, उसके जितने के जितने मसल्स हैं वो मूव करेंगे। लेकिन देखिए, सिर्फ मसल मूव नहीं करते। अगर आप 2 मिनट के लिए इस चीज़ को इमेजिन करें तो अगर वो एक लड़का भागता है, रन करता है, तो भागते वक्त उसकी बॉडी के जितने मसल्स हैं वो तो तमाम के तमाम मूव ही होंगे,
लेकिन उसके साथ साथ उसका सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्लड तेजी से फ्लो करेगा। उसके साथ साथ उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट यानी फास्ट हो जाएगा, स्टार्ट तो पहले से ही है, फास्ट हो जाएगा, यानी भागते वक्त वो ज़ोर ज़ोर से इनहिलेशन एंड एक्सहेलेशन करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा और छोड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं और उनसे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं और उनसे रिलेटेड टिश्यूज़ हैं, ये तमाम के तमाम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट्स के मसले मसाइल को सुनकर उस रिपोर्ट को आगे प्रिंसिपल पे डिलीवर करते हैं, इट मीन्स दैट कि वो कोऑर्डिनेटर जो है वो स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन को आगे जो प्रिंसिपल है उनकी कम्युनिकेट करते हैं उनको, ठीक है जी। इसी तरह आपकी बॉडी में भी आपके जितने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं या उनसे रिलेटेड टिश्यूज़ हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम्स एंड टिश्यूज़ क्या करते हैं? एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के बाद ही ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि एक लड़का है वो रन कर रहा है, भाग रहा है, तो सिर्फ उसके मसल्स की मूवमेंट हो रही है, तो ये बात करेक्ट नहीं है, ये बात इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब वो उसके मसल्स की मूवमेंट होगी तो मसल्स की मूवमेंट के साथ साथ उसके जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज़, जो कि आपने 9th क्लास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक पढ़ा था, वो जो लेवल्स थे, सब एटॉमिक लेवल, सेल लेवल, टिश्यूज़ लेवल, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेवल्स थे, वो जितने भी लेवल्स थे वो तमाम के तमाम आके कंप्लीट होते थे इंडिविजुअल पे। फिर इंडिविजुअल से आगे पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एक्सेट्रा, वो हायर लेवल पे बात चली जाती थी। हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करनी है। तो अब सब एटॉमिक लेवल से देखिए इंडिविजुअल लेवल तक, तो वो बीच में जितने भी आप कह लीजिए कि पोर्शंस आते हैं, पार्टिसिपेशन आती हैं, जिस तरह आपने अभी बात मैंने आपको बताई कि सब एटॉमिक लेवल से एटॉमिक लेवल, फिर एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल से सेल लेवल एंड गोज ऑन। तो इट मीन्स दैट कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी उनमें कोऑर्डिनेशन है। और वो कोऑर्डिनेशन जो है उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक आपकी बॉडी का कंट्रोल भी है, ठीक है जी। तो ये एक हिसाब से स्टूडेंट्स मैंने आपको चंद एक एग्जांपल्स दी और आपको समझाने की कोशिश की कि आपका चैप्टर है क्या। तो असल में इस चैप्टर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, वर्क करते हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसके अलावा उनमें कंट्रोल कैसे आता है, यानी एक स्पेसिफिक लेवल तक वो काम करेंगे फिर वो कंट्रोल लेवल पर आ जाएंगे। तो इसके लिए अब आइए अपने बुक के पेज नंबर 32 पर चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मेजर कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स में हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जी, नर्वस सिस्टम क्या है? जैसा कि आपको पहले भी ये बात मेंशन की गई थी कि आपकी बॉडी में होपफुली 7 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है जी, जिनमें से चंद एक सिस्टम्स आप पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं 7 सिस्टम में से एक सिस्टम ये आज हम डिस्कस करने लगे। जैसे आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर होम्योस्टेसिस में यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया था, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है जी। इसी तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी और इस तरह कई सिस्टम्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल इस चैप्टर में हमने अपने बॉडी का यानी ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम की जो डिस्कशन है वो करनी है, और इस नर्वस सिस्टम के बारे में प्रॉपरली आपने 8th क्लास में जनरल साइंस की बुक में भी पढ़ा हुआ है। जी, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। रिसेप्टर मीन्स आप कह लीजिए कि आपके सेंस ऑर्गन्स, आप अंडरलाइन करके रिसेप्टर्स को सेंस ऑर्गन्स लिख सकते हैं।
यानी वो ऑर्गन जो कि आपकी सेंसेस को इनेबल करते हैं वो आपके सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं और उन्हीं का नाम रिसेप्टर्स है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आर्टिकल हम इस बुक में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है जी। ये एक न्यू आर्टिकल है और शायद ये आर्टिकल आपने पहले कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया होगा और इस चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये सुनने वाला भी है और रेगुलरिटी के साथ ये याद करने वाला भी है। एंडोक्राइन सिस्टम से मुराद आप यूँ ले लीजिए कि आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स वर्क कर रहे हैं, जितने भी केमिकल्स काम कर रहे हैं वो इसी सिस्टम की बेस पर कर रहे हैं। एंड लास्ट जो हमारा आर्टिकल है इस चैप्टर का वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हम देखेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, यानी उनके मेल फंक्शनिंग क्या है, उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन और टॉपिक्स की जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनकी समरी कर ली जाए तो लिटरली हमने इस चैप्टर में अपने दो इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम्स हैं उनकी बात करनी है। द फर्स्ट इज़ द नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अब क्योंकि हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं इस वजह से मैंने वाइट बोर्ड पे आपको सब कुछ मेंशन किया है और फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है। इंट्रोडक्शन में जो एग्जांपल समझाने वाली थी रेलिवेंट टू चैप्टर्स वो मैंने आपको मतलब कि एक्सप्लेन कर दी हैं। अब जो रीडिंग है हम उसको करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये आपकी बुक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है जी। इस चैप्टर को आपने बड़े ही गौर से, बड़े ही इत्मीनान से और सोच विचार को अपने पास रखते हुए आपने इस चैप्टर को सुनना है और उसके ऊपर होम असाइनमेंट्स भी मैं आपको दूंगा, आपने वो भी करनी है। और कोशिश करिए कि जैसे जैसे मैं आपको इसकी थ्योरी समझाना स्टार्ट करूं तो उसकी एक डायग्रामेटिक या कह लीजिए कि इमेज आपके माइंड में खुद क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह वो इमेज आपके माइंड में बनेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इमेज बनने के लिए आप उसको बनने दें। यानी आप जब उस पर स्टडी करने लगे इस चैप्टर को तो आप प्रॉपरली कंसंट्रेट करें कि ये चैप्टर आप पढ़ने लगें। जब आप कंसंट्रेट करेंगे प्रॉपरली तो इंशाल्लाह वो इमेज भी आपके माइंड में सेट होगी और आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि लिटरली आपकी बॉडी है क्या, आपको अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा जाता है, ह्यूमन बींग्स को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा जाता है, वो ये चैप्टर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 32। The tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड इंडिपेंडेंटली का मतलब है आज़ादी, अपनी मर्जी। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, इनमें जितने भी ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ कह लीजिए वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, यानी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है जी। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क, यानी ये हमेशा मिलकर काम करते हैं और अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां जो हैं उनको मिलकर निभाते हैं एज द नीड्स ऑफ द होल बॉडी, और क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे जिस्म की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने यहाँ से भाग के वहाँ तक जाना है, तो इसमें सिर्फ आपका एक जो ऑर्गन सिस्टम है, एक जो ऑर्गन सिस्टम है मसल्स का, सिर्फ वो ही वर्क नहीं करेगा बल्कि वो दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को अपने साथ क्या करेगा, मिलाएगा अपने रनिंग के टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। जिस वजह से आपका ब्रीदिंग रेट, आपका ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें उसके साथ मिलके वर्क को परफॉर्म करेंगी जी। दिस मीन्स डैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। इट मीन्स डैट कि ये एक्टिविटी जो है या एक्टिविटीज़ जो हैं ये कोऑर्डिनेट होती हैं। ठीक है जी। Coordination also enables the organism to respond to happenings in the world around it। Coordination जो है ये आपके सराउंडिंग जो भी काम हो रहे होते हैं उस हिसाब से कह लीजिए या उस बात के लिए रिस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक है जी। जैसे आपकी पूरी बॉडी है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़बारी हो रही है, तो क्या होगा, आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा कोल्ड है यानी ठंड है। ठीक है। कूल ब्रीज़, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो क्या होगा, ये आपका सराउंडिंग यानी आपका इन्वायरमेंट चेंज है।
जिसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, इट मीन्स डैट आपके ऑर्गन सिस्टम्स पे पड़ेगा, जिस वजह से आपका जो मेजर ऑर्गन है वो क्या है, स्किन। तो स्किन शीवरिंग करना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो आपको हीट जब जनरेट होगी तो आपकी बॉडी को सप्लाई होगी, जिस वजह से आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे आपका इन्वायरमेंट होता है उसी पे आपकी बॉडी डिपेंड करती है। ठीक है जी। वन familiar example of coordination in the way is the way in which muscles work together during movement। तो अब यहाँ पर वो एक एग्जांपल देने लगे हैं कि मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, और वही एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी सी उन्होंने चेंज की है, वो ये है कि व्हेन अ बॉय रन्स टू कैच अ बॉल, जब एक लड़का भागता है एक बॉल को पकड़ने के लिए, ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक। तो उसके हंड्रेड्स यानी हज़ारों मसल्स जो हैं वो यूज़ होंगे, जिसमें उसकी लेग्स आ जाती हैं, उसके आर्म्स आ जाते हैं, उसकी बैक आ जाती है। ठीक है जी। हिज नर्वस सिस्टम यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन्स, यानी इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इसके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेगा कि बॉल जा रही है, तो वो अपनी आईज़ को यूज़ करेगा। अब आईज़ जो हैं वो उसका एक सेंस ऑर्गन है, और आईज़ जो है वो किससे कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ। ठीक है, तो ये मैसेज जो है ब्रेन तक जाएगा कि बॉल जा रही है, तो वो जो लड़का है वो भाग कर जाएगा, भागना स्टार्ट करेगा, यानी उसका ब्रेन मैसेज सेंड करेगा कि यस यू हैव टू गो। ठीक है जी। सेंस ऑर्गन एंड कोऑर्डिनेट्स दीज मसल्स, और वो ही ब्रेन क्या करेगा, इन मसल्स को कोऑर्डिनेट करेगा, यानी इनके साथ कम्युनिकेट करेगा कि ठीक है यू हैव टू रन। Due to this coordination, the muscle contract in the correct sequence, यानी correct sequence यानी उस specific task की तरफ वो muscles जो हैं वो movement start कर देंगे, जिसमें power भी लगेगी and length of time, यानी आपकी body की power भी लगेगी और आपको कुछ वक्त भी लगेगा उस task को पूरा करने के लिए। But that is not all, लेकिन ये तमाम तर बात नहीं है। Such activities involve many other kinds of coordination, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस आ जाती हैं। जैसे अब अगली एग्जांपल देखिएगा कि ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट रेट्स आर इंक्रीज्ड। ब्रीदिंग किसको कंट्रोल, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हार्ट बीट जो है वो ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेशन जो है ये सिर्फ मसल्स मूवमेंट तक नहीं रहेगी, बल्कि ये अपने साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी क्या करेगी, इंगेज करेगी। ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा हीट इज रिमूव फास्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या आपको गर्मी लगेगी, जाहिर सी बात है जब आप रन करेंगे तो आपकी बॉडी में रनिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, और वो हीट जो है वो ज़्यादा देर आपकी बॉडी में नहीं रह सकती, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर होम्योस्टेसिस में ये पढ़ा था कि आपकी बॉडी का नॉर्मलाइज टेम्परेचर विच इज़ आल्सो कॉल्ड द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना स्टार्ट होगा तो वो टेम्परेचर रिलीज़ होना भी स्टार्ट हो जाएगा। वो ऐसे होगा कि आपकी बॉडी में पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, परस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से वो हीट उस पसीने को इवेपोरेट करवाने में बिजी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। आगे अब कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है। लाइव एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड हैं और कोऑर्डिनेटेड हैं। एग्जाम्पल, बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट, आपकी पूरी बॉडी एक यूनिट के तौर पे काम करती है। ठीक है जी। इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट, जिसमें इसके ऑर्गन और जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं। ठीक है जी। एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, यानी एक ही हार्मनी का मतलब वैसे होता है हम आहंगी। हम आहंगी का मतलब कि एक साथ मिलकर एक ही धुन में ये काम करेंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक लड़का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो यहाँ से रन करना शुरू करेगा, भागना स्टार्ट करेगा और वो इतनी दूर तक भागेगा तो सिर्फ उसके मसल्स की मूवमेंट होगी, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताया कि करेक्ट नहीं है। मसल मूवमेंट के साथ साथ हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज़ होंगी।
तो फंक्शन एक परफॉर्म हो रहा है, लेकिन आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, वो कोऑर्डिनेटेड यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और इस चीज़ को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है जिसमें एक ह्यूमन बीन आपको नज़र आ रहा है और उसमें ब्लू कलर के एरोस जो हैं वो मेंशन किए गए। देखिए उन एरोस का ओरिजिन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। ब्रेन से देखिए लंग्स के ऊपर जा रहा है, हार्ट के ऊपर जा रहा है, लेग्स के ऊपर जा रहा है। तो ये असल में वो ये बताना चाह रहा है कि आपका ब्रेन जो है वो असल में इनको कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन से मतलब जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं और इनको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। ठीक है जी। लेकिन मैंने वर्ड ब्रेन इसलिए पहले यूज़ नहीं किया क्योंकि सिर्फ ब्रेन ही कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ ब्रेन ही कोऑर्डिनेशन नहीं करवाता। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं और कोऑर्डिनेशन कौन कौन से आप कह लीजिए सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, उन्हीं की बात असल में हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और वैसे भी ह्यूमन बॉडी में जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हमने एक्सप्लेन करनी है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट का नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सॉरी, फर्स्ट जो है वो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इसे कंट्रोल करता है जिसको हम कहते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन करवाएगा। इसको फिर एक दफ़ा देख लीजिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन करवाएगा। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है जो आपकी बॉडी में क्या करवाएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। विच सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। यानी जितनी भी आपकी बॉडी में केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होनी है, केमिकल्स का फ्लो होगा आपके ब्लड में, वो तमाम का तमाम कौन कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस बेस पर हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन को आगे से फर्दर 2 जगह पर इन ऑर्गेनिज्म में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आइए पेज नंबर 33 पे हम इसको साथ साथ रीड कर लेते हैं। There are 2 types of coordination in organisms: nervous coordination brought about by nervous system, chemical coordination brought about by endocrine system। अब इसके बाद जो 2 लाइंस नेक्स्ट लिखी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लाइंस हैं। देखिए प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तमाम चीज़ें नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर केमिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन की गई है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अपनी बॉडी में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी करते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। तो देखिए प्लांट से हमें कितनी ज़्यादा रिजेंबलनेस दी जाती है, हम जब भी बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट से हमें थोड़ा सा अपर लेवल पर रखा गया है। यही अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में काउंट किया है। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसी से रेलिवेंट जी। एनिमल्स हैव बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स इन देयर बॉडीज़। यानी एनिमल्स की बॉडीज़ में ये दोनों सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। while plants and other organisms have only one chemical coordination system। यानी जो प्लांट्स और कुछ एनिमल्स हैं जो कि मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का एक ही सेल होता है, तो वो मोस्टली जो हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन पर चलते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने बहुत ही डिटेल में इंट्रोडक्शन की बात की और होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है जी। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन की बात स्टार्ट की है, तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ एक्शंस हैं जिनको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो इन कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया और ये स्टेप बाय स्टेप होने वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये रिदमेटिकली
कॉन्सेप्चुअल कह लीजिए और कह लीजिए कि रिदमेटिकली ये होने वाले स्पेसिफिक एक्शंस हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने जितनी भी इंट्रोडक्शन को देखा और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आपने बनाने हैं, इंट्रोडक्शन में भी इजीली क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज, और ऊपर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो 2 लाइंस थी उसमें से भी ईजिली एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि मैं आपको ये फर्स्ट होम असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने साथ साथ इस चैप्टर के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस इटसेल्फ आपने क्रिएट करने, ठीक है जी, जिनको हम इंटरनल एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। स्कूल में कई दफ़ा मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लासेस में प्रैक्टिस भी करवाई हुई है कि कैसे आपने एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करिए, क्यों, जब आप इन लाइंस में से एमसीक्यूज निकालेंगे, उन्हें खुद लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखा था, ठीक है जी। तो आपकी ये फर्स्ट होम असाइनमेंट है कि आपने एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से खुद जनरेट करने, ठीक है जी। अब आइए हमारा जो आज का आर्टिकल है बेसिकली उसकी हम बात स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन। देखिए ये 5 हैं और एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। द फर्स्ट इज द स्टिमुलस, द सेकंड इज द रिसेप्टर, द थर्ड इज द कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इज द इफेक्टर एंड द फिफ्थ इज रिस्पॉन्स। यानी सबसे पहले आपको जो चीज़ गेन होगी अपने टास्क को स्टार्ट करने के लिए वो है स्टिमुलस, फिर आप मूव करेंगे रिसेप्टर की तरफ, यानी जो भी चीज़ स्टिमुलस है वो रिसेप्टर तक जाएगी, रिसेप्टर उसको आगे कोऑर्डिनेट करेगा कोऑर्डिनेटर तक, कोऑर्डिनेटर उसको फर्दर कोऑर्डिनेट करेगा इफेक्टर तक, और फिर वो कहाँ तक पहुँचेगी, रिस्पॉन्स तक, ठीक है जी। ये एक रिदम है जिसमें ये काम होगा। इट मीन्स दैट हमें सबसे पहले स्टिमुलस का पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज स्टिमुलस। स्टूडेंट सबसे पहली बात, इट इज़ द सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल है वो ये है स्टिम्युलाई, ठीक है। स्टिम्युलाई इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिम्युलाई जी, आप इसकी डेफिनेशन यूं याद रखेंगे कि एनी चेंज इन द environment which may be internal or external. Any change in the environment, internal or external, which provoke response called stimulus, ठीक है। सिंगुलर होगा जो स्टिमुलस कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलाई। देखिए एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आता है। अब इन्वायरमेंट 2 ही तरह होते हैं, या तो वो आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिर वो आपकी बॉडी से बाहर यानी एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आता है इन्वायरमेंट की वजह से, तो वो चेंज असल में क्या करेगा, प्रोवोक करेगा। प्रोवोक का मतलब उभारेगा, ठीक है, उभारेगा किस चीज़ को, एक रिस्पॉन्स को, एक रिस्पॉन्स जो है उसको उभारेगा, और उसी उभारने वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं जी स्टिमुलस, यानी उसको आप स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है। अब इसकी एग्जांपल जब मैं लिखूंगा तो होपफुली आपको ये बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोल्ड, हीट, प्रेशर एटसेट्रा। अब इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल हीट की है जो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखिए आपकी बॉडी रेस्ट में थी, आप नॉर्मल थे, अचानक लाइट चली जाती है। लाइट जाने की वजह से आपके इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, गर्मी, हीट ज़्यादा हो जाएगी। हीट ज़्यादा होगी और डायरेक्ट उसका इफेक्ट किस पे होगा, आपकी बॉडी पर। तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा, चेंज, कि नॉर्मल से वो अब हीट अप होना स्टार्ट हो गया। जैसी चेंज आएगा तो आपको फील होगा ना, तो वो असल में जो फीलिंग है वो फीलिंग असल में एक रिस्पॉन्स है जो कि प्रोवोक हुई है। बात समझ आ रही है, क्या हुई है, प्रोवोक हुई है। अब इसी से आपका अगला पॉइंट कनेक्टेड है कि आपको जब हीट लगी थी, आपकी बॉडी में चेंजेस आई हैं, तो आपकी बॉडी में वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट की है।
तो असल में वो अगला पॉइंट है रिसेप्टर, या आप इसको रिसेप्टर्स कह सकते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलस को गेन करते हैं। क्या कहेंगे हम रिसेप्टर को? ऐसे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है, ऑर्गन या टिश्यूज जो कि आपके स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। वो ऑर्गन्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर। ठीक है जी। अब रिसेप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख देता हूँ कि मैंने जैसे कि आपको कहा रिसेप्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं? ऑर्गन्स। और जाहिरी सी बात है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किन की? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। और आप बेहतरीन फॉर्म में ये जानते हैं कि आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, यानी 5 सेंसेस हैं जो आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं और ये 5 ऑर्गन्स उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। जैसे आईज, आपकी जो आंखें हैं आईज, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है। और इसमें जो फंक्शन है आईज का, जो सेंसेस हैं वो क्या हैं? साइट। इसी तरह स्किन, ये एक ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या है? टच। ठीक है। इसी तरह आपकी 5 सेंसेस हैं। ठीक है जी। तो ये तमाम तर बातें जो हैं ये मैंने आपको रिसेप्टर्स की बताई, यानी रिसेप्टर्स वो होंगे जो मैसेज को रिसीव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टिमुलाई के बारे में रीड कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल, यानी जब आप एक स्नेल को टच करेंगे तो क्या होगा? देखिए अभी स्नेल पड़ा हुआ था, आपने उसे देखा भी नहीं, जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। We might have seen the flowers of sunflowers plant moving towards the sun, कि फ्लावर्स या सनफ्लावर जो हैं ये सन की तरफ मूव, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो इनके अंदर आती है और इनकी जो ग्रोथ है उनको इंक्रीज करती है। What could be the reason for all this? ये तमाम तर क्यों होता है? Touch, light are factors that can bring about certain responses in living organisms, यानी ये चीज़ें जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या लेकर आती हैं? एक स्पेसिफिक चेंज लेकर आती हैं। These factors are called stimuli, और इन्हीं फैक्टर्स को आप क्या नाम देते हैं? स्टिमुलाई। यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी और इससे पहले आपने एमसीक्यूज बनाने हैं। वो डेफिनेशन है कि वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, विच कैन प्रोवोक रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉरी वर्ड और लिख दिया मैंने, यहाँ पे वर्ड और नहीं एंड आएगा। ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल हीट, कोल्ड, प्रेशर ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एटसेट्रा। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो कि होपफुली आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि असल में हो क्या रहा है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, विच इज रिसेप्टर्स। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब स्टिमुलस को जिन्होंने डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन करनी है, वो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं या सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स। देखिए ईयर हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है। ईयर्स का काम क्या, फंक्शन क्या है? साउंड वेव्स को डिटेक्ट करना। इसी तरह लाइट को कौन डिटेक्ट करता है? आईज डिटेक्ट करती हैं। केमिकल इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज, यानी जो खुशबू है वो कौन कंट्रोल करेगी? नोज। इसी तरह टच का मैंने आपको बताया कि स्किन। ठीक है। और देखने के लिए आईज बता दी आपको। यहाँ से अब इसकी डेफिनेशन है कि द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, यानी आपकी बॉडी में वो ऑर्गन, टिश्यूज या सेल्स जिनको स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाया गया है कि वो डिटेक्ट करें किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई को, उन्हीं ऑर्गन्स को आप क्या नाम देंगे? रिसेप्टर्स। जैसे अब मैं कहता हूं कि मेरा जो सबसे फास्ट रिसेप्टर इटसेल्फ मेरा वो आईज है। ठीक है। जैसे मैं अब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे कौन कौन से रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी आईज ये काम कर रही हैं। ठीक है। मैं सारा अपना सराउंडिंग देख रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा साउंड वेव्स आपके और मेरे, हमारे ईयर्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो आवाज़ मैं बोल रहा हूं वो मुझे भी आ रही है।
ठीक है। इस टाइम ये पर्टिकुलर आप कह लीजिए जो ऑर्गन्स हैं वो यूज हो रहे हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इट मीन्स दैट ये साउंड वेव सिर्फ आप तक नहीं आएंगी बल्कि ये मैं खुद भी इनको सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ईयर्स इस वक्त मेरे यूज हो रहे हैं। इसी तरह मेरी आईज जो हैं वो प्रॉपरली यूज हो रही हैं। तो आईज, ईयर्स जो आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो 5 के 5 सेंस ऑर्गन्स आपके रिसेप्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिसेप्टर्स। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये रिसेप्टर्स तक आज जो है हम अपना वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट करते हैं। आपको इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर से अपना जो हमारा वर्क फॉर डे 2 होगा हम वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमारा जो टॉपिक था कोऑर्डिनेटेड एक्शन वो ही स्टार्ट था और आपने देखा था कि अभी हमने वो सिर्फ 45% कंप्लीट किया था। तो आइए हम वहीं से अपना वर्क फॉर डे 2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपको ये याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अभी 2 कंपोनेंट्स की डिस्कशन की थी। द फर्स्ट इज़ द स्टिमुलाई एंड द सेकंड इज़ द रिसेप्टर्स। मैंने आपको ये बताया कि स्टिमुलाई असल में उसका जो सिंगुलर है वो होता है स्टिमुलस, और हमने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी कि कैसे अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से आपकी बॉडी में कोई मैसेज प्रोवोक होता है एज अ रिस्पॉन्स, इट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। और आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं जो उस मैसेज को गेन करेंगे, उसमें हमने बात की थी कि 5 जो आपके सेंस ऑर्गन्स है वो ये काम करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कह लीजिए कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट की तरफ मूव करेंगे विच इज़ इटसेल्फ कोऑर्डिनेटर्स। तो अभी तक हमने स्टिमुलाई और रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटर्स की। देखिए जो मैसेज रिसेप्टर्स लेकर जाएंगे उन्होंने उन मैसेजेस को लेकर जाना है कोऑर्डिनेटर्स के पास। तो यहाँ पे ज़रा एक बात अब आपकी समझने वाली है कि कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर 2 तरह के हैं। फर्स्ट इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेटर, जो कि हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम को कह लीजिए कि अप्रोच करेगा। और सेकंड है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेटर। कौन सा कोऑर्डिनेटर? केमिकल कोऑर्डिनेटर, जो कि अप्रोच करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को या एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है जी। अब हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो उन मैसेजेस को कोऑर्डिनेटर्स के पास लेके जाएंगे। अब हम पहले कोऑर्डिनेटर बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेटर जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को अप्रोच करेंगे, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस सिस्टम होता है ये डिपेंड करता है फर्दर 2 कंपोनेंट्स में। द फर्स्ट इज़ द ब्रेन एंड द सेकंड इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये कोई न्यूली टर्म्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो आगे से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें अभी मैंने फिल वक्त ये लिख दिया कि नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा? अप्रोच करेगा। यानी आप अगर अपनी 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस को यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको ये बात बताई कि हियरिंग एंड आइज़, सॉरी हियरिंग नहीं, ईयर कहेंगे, ईयर एंड आइज़। फिल वक्त ये 2 ऑर्गन्स हैं जो कि हियरिंग एंड साइट, इन 2 फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये दोनों जो हैं, ये मैसेजेस जो हैं, ये कोऑर्डिनेट असल में होकर आपके जो कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएंगे, वो कौन से कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएंगे? नर्वस कोऑर्डिनेटर। और नर्वस कोऑर्डिनेटर में भी ये मैसेज या तो ब्रेन तक जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया जी। अब ये जो काम है, ये जो फंक्शन है, ये आपने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करने के लिए जो यूनिट है, इट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। इट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे याद रखिएगा। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
ये आप न्यूरॉन की डेफिनेशन समझ लीजिए कि ये न्यूरॉन जो है इट इज़ द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी जितना भी फंक्शन परफॉर्म होगा ये न्यूरॉन करवाएगा। और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि न्यूरॉन उस मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स में लेकर जाता है विच इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स, विच इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स, या फिर हम उनको नर्व इम्पल्सिस का नाम भी देते हैं। यानी अब आपके रिसेप्टर्स में से कोई भी रिसेप्टर जो है वो अगर मैसेज को लेकर जाएगा या मैसेज सेंड करेगा तो वो कोऑर्डिनेटर्स में नर्वस कोऑर्डिनेटर तक जाएगा और उसको ले जाने वाला कौन होगा उस मैसेज को, न्यूरॉन। और न्यूरॉन किस फॉर्म में लेके जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव विच इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। यानी नर्व इम्पल्स की सूरत में मैसेज को न्यूरॉन जो है वो ट्रैवल करवा कर आपके रिसेप्टर से आपके नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगा और नर्वस सिस्टम में वो मैसेज जो जाएगा वो या तो ब्रेन तक जाएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स असल में एक कंपोनेंट जो कोऑर्डिनेटर था उसका हमने अभी ए पोर्शन कंप्लीट किया है। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। बी पोर्शन यानी अगर रिसेप्टर से मैसेज कोऑर्डिनेटर्स में केमिकल कोऑर्डिनेटर की तरफ जाएगा तब क्या होगा। तो असल में स्टूडेंट्स तब ये होगा कि जब भी मैसेज केमिकल के थ्रू आता है तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड में आता है। ठीक है जी, ब्लड में आपके केमिकल्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, ब्लड से वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके वो अपने अप्रोप्रिएट पार्ट तक जहाँ पर जाके उन्होंने परफॉर्मेंस करनी होती है वहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्लड के थ्रू होगी, ठीक है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के थ्रू होगी। ओके, अब आ जाइए बुक पर पेज नंबर 33 पर और कोऑर्डिनेटर्स के आप कह लीजिए कि पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। अब ये वो ऑर्गन है जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेंगे एंड सेंड मैसेजेस टू द पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन, और उस मैसेज को आगे पर्टिकुलर ऑर्गन पर भेज देंगे जिन्होंने उस एक्शन को क्या करना है, परफॉर्म। अब देखिए यहाँ से नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात स्टार्ट हो रही है। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। They receive information and messages. They receive information and send messages through neurons in the form of nerve impulse. यहाँ पे आप बेशक वर्ड कहीं पे एडजस्ट करके लिख लीजिए, in the form of electrochemical wave called nerve impulse. यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये जब भी फंक्शन करेंगे थ्रू न्यूरॉन के करेंगे और मैसेज किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले करेंगे रोल को, किसके, कोऑर्डिनेटर्स को। ये बात आपको पहले बता दी गई थी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन को या कोऑर्डिनेटर को एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम सपोर्ट करता है। ये रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स, फिर इनको सेंड करेंगे बाय सिक्रीटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड, यानी ब्लड में ट्रैवल करेंगे और हार्मोन्स काम करेंगे। आप यूं याद रख लीजिए कि जिस तरह नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन है, इसी तरह जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम की होती है उसमें हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह न्यूरॉन नर्वस कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम में न्यूरॉन्स की बजाय ब्लड के थ्रू हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है जी। अब इस चीज़ को एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में देखने के लिए आप पेज नंबर 34 पे आ जाइए। स्टूडेंट्स, आप जैसे ही पेज नंबर 34 पर आएंगे तो इधर आपको ये दो स्ट्रक्चर्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। अब आप अपनी जो लेफ्ट हैंड कह लीजिए या राइट हैंड कह लीजिए उसमें पेंसिल पकड़िए और इसके ऊपर एडजस्ट करिए तो मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ। पहले आप लेफ्ट साइड वाली डायग्राम देखिए जो स्केच बना हुआ है फिगर 12.1, तो आपको सबसे नीचे ब्लैक कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्टिम्युलस, यानी कोई
एक्शन परफॉर्म हुआ है जिस वजह से इन्वायरमेंट में चेंज आया है। उस स्टिमुलस को देखिए सेंस ऑर्गन लिखा हुआ है, जो कि रिसेप्टर्स हैं उन्होंने गेन किया। गेन करते साथ ही वो मैसेज चलना स्टार्ट हुआ, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ है नर्व इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और वो मैसेज ऊपर चला जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास विच इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, यहां तक अभी हमने डिस्कशन की है। अब राइट साइड पे आ जाइए। अब जो स्टिमुलस है उससे देखिए, स्टिमुलस इस वक्त बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है विच इज कॉल्ड रिसेप्टर। बॉडी का पार्ट है, वो मैसेज ट्रेवल करेगा ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और ये कोऑर्डिनेट करके किसके पास जाएगा, ऊपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहां तक ये मतलब कि डायग्रामेटिकली स्केच आपको बताना जरूरी था। अब देखते हैं कि जब मैसेजेस फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो एंडोक्राइन सिस्टम के पास जाते हैं, तो वापस उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो इसी लिहाज से स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेटर्स के बाद कौन होते हैं, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स यानी जो उस मैसेज को इफेक्ट की फॉर्म में शो करेंगे। तो आ जाइए, इसको हम बुक पे ही देखेंगे। इफेक्टर्स पेज नंबर 33। These are the parts of body which receive messages from coordinator and produce responses। देखिए इसमें क्या होगा कि अब ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी केमिकल कोऑर्डिनेटर्स एंड नर्वस कोऑर्डिनेटर्स, उनसे मैसेजेस को लेंगे। लेने के बाद उन मैसेजेस से जो चीज़ जनरेट करेंगे इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। पहले नर्वस की बात करेंगे। इन नर्वस कोऑर्डिनेटर्स क्या काम करते हैं, न्यूरॉन्स, वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं किस चीज़ को, मैसेजेस को। कहाँ से, फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को लेंगे और उनको कहाँ भेज देंगे, मसल्स एंड ग्लैंड्स, जो कि यहाँ पे एज अ इफेक्टर का काम करेंगे। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है ब्लड में, वो क्या करता है, इन मैसेजेस को लेता है किससे, कोऑर्डिनेटर्स से। इस टाइम कोऑर्डिनेटर्स कौन है, केमिकल कोऑर्डिनेटर्स कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और इनको कहाँ ले जाता है, टू दी पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू, कि टारगेट जो होता है जहाँ पे उसने जाके एक्शन करना है, वो इसका क्या कहलाता है, इफेक्टर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर। कुछ हार्मोन के लिए नेफ्रॉन्स जो है वो एज अ इफेक्टर काम करता है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज नेफ्रॉन्स। तो अगर तो आपने प्रीवियस चैप्टर को अच्छी तरह लेक्चर्स को लिया है और याद किया है, तो आप ये जानते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज अ यूनिट ऑफ किडनी। याद रखिएगा, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम के। Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system, while nephron is the basic structural and functional unit of kidney. Similarly, bones and liver act as effectors to many hormones. ज़्यादातर bones and liver ये जो हैं ये ज़्यादातर हार्मोनल वर्क करते हैं, हार्मोन्स का काम जो है उसके एक्शन को परफॉर्म इफेक्टर के तौर पर करवाते हैं। अब आप नीचे स्केच को दोबारा देखिए जिसको हमने पहले देखा था कोऑर्डिनेटर्स तक, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि दोबारा न्यूरॉन की रेड कलर की लाइन जो लेफ्ट साइड का स्केच है वो नीचे आ रहा है इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स इस टाइम क्या है, उसमें मसल्स और ग्लैंड। जबकि राइट साइड पे देखिए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हार्मोन उसको लेकर आ रहा है इफेक्टर तक, और इस वक्त इफेक्टर आपके पास क्या है, बोन एंड लिवर एटसेट्रा। अब इन्होंने क्या जनरेट करना है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स लाएंगे। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे आएगा। ऑन रिसीविंग दी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स इफेक्टर परफॉर्म्स एक्शन, कि जैसे इफेक्टर उन मैसेजेस को कोऑर्डिनेटर से लेते हैं तो अब उनका काम है कि एक एक्शन परफॉर्म करना। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, और इसी एक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल देखिएगा, pulling our hand away from something very hot and the movement of flower of sunflower toward light are responses। देखिए आपके सामने फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ। ये एक टेबल है, फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट माय हैंड, इट इज़ अ टेबल। ये
टेबल है जिसके ऊपर एक मार्कर पड़ा है, मैंने अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है और उन सेंसेस को यूज़ करना है और इस मार्कर को उठाना है। देखिए, मैं सबसे पहले इस मार्कर की अभी कोई स्मेल नहीं है, इट मीन्स डैट कि आपकी नोज़ जो कि एक सेंस ऑर्गन है और स्मेल उसकी फंक्शन है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, एक तो आप निकाल दीजिए। इसकी कोई आवाज़ नहीं है तो साउंड, यानी इट मीन्स डैट आपके ईयर भी इस्तेमाल नहीं होंगे। सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो आपकी आइज़ है। आप आंखों से, आइज़ से इसको देखेंगे। इस टाइम आइज़ जो हैं वो आपके रिसेप्टर्स हैं। वो आइज़ इस मैसेज को लेकर जाएंगे किसके पास? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं। ब्रेन इस मैसेज को पढ़ेगा कि ये मार्कर है, इस मार्कर को उठाना है, और मैसेज को ये कोऑर्डिनेटर रीड करने के बाद इसका रिस्पॉन्स जो है वो किसके पास भेजेगा? मसल्स के पास या ग्लैंड्स, और मसल्स को कहेगा कि इसको उठा लो, जिस वजह से इस मसल से मैं इस मार्कर को यहाँ से उठा लूँगा। तो देखिए, ये 5 एक्शन, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, ये आपके सामने मैंने आपको एक एग्जांपल दी जिससे ये परफॉर्मेंस हुई। इसी तरह वो कहता है कि अगर कोई गर्म चीज़ है, ये एग्जांपल उन्होंने दी कि कोई अगर गर्म हॉट ऑब्जेक्ट है उसको आप टच करेंगे तो टच करना भी एक एग्जांपल है। इसी तरह सनफ्लावर का जो फ्लावर्स हैं उसका हीट यानी सनलाइट की तरफ जो उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो भी एक रिस्पॉन्स है। ठीक है जी। अगली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और याद रखनी है आपने, ये आपके चैप्टर में बार बार कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होगी। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज। आपका जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये बहुत जल्दी से परफॉर्मेंस होती है और ये शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी, ये मार्कर पड़ा हुआ है, मैंने इसको उठा लिया। जैसे मैंने इस मार्कर को उठाया तो ये एक शॉर्ट लिविंग और एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स था। जबकि वो ये कहता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होते हैं ये स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं, काफ़ी देर तक ये काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लू आपको देता हूँ एज अ एग्जाम्पल इंसुलिन की। ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन कंट्रोल करती है। अब इंसुलिन कैसे कंट्रोल करती है? आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड में डिज़ोल्व हो गए। अब पूरे ब्लड में स्लोली इंसुलिन आराम आराम से लेकिन ज़्यादा देर तक क्या करेगी? आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। इंतहाई दर्जे का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको याद करना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने इसके पॉइंट्स को याद करना है। इसके अलावा आपने इसमें से, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, कि आपने होम असाइनमेंट्स भी एज अ MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आइए इसके साथ अपना एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात समझ चुके हैं, तो अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात स्टार्ट करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को असल में, इसमें आपके पास नर्वस सिस्टम आ जाता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है इसको हमने 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है। द फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS कहते हैं। जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज द ब्रेन एंड द सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और PNS क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज द ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स, यानी आप यूं कह लीजिए कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर आपकी बॉडी के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं जिसमें नर्व्स फैल रही हैं वो तमाम की तमाम पेरिफेरल कंसीडर होंगी। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये आपका ब्रेन है और इस ब्रेन के पीछे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये कंसीडर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि इसके अलावा ये आपकी आर्म्स हैं, ठीक है, आपके जो मतलब लिम्स हैं, आपका ये पोर्शन है लंग्स का,
किडनीज़ का, ये सारे का सारा, लिवर वगैरह, ये तमाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। आइए इसे रीड कर लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। कहता है कि अभी हमने ऊपर जो मॉडल था बेसिकली वो समझ लिया है। तो नर्वस सिस्टम इन मैन एंड इन अदर हायर एनिमल्स इज कंपोज ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं उनमें जो आपका नर्वस सिस्टम है वो टू मेजर कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। उनके नाम गिवन है। द फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है उसके बारे में बताया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटर्स पे डिपेंड करता है, विच इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट of nerves that arise from central nervous system and spread in different parts of body, यानी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं, निकलती हैं, वो तमाम की तमाम पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक फैली हुई हैं। ठीक है, या पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो वो तमाम की तमाम जो नर्व्स हैं जो कि स्प्रेड हुई हुई हैं जिस सिस्टम में, उसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये नर्व स्टार्ट कहाँ से होती है? इनका ओरिजिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही होता है। नाउ वी विल फर्स्ट एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड देन वी विल गो टू द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेटर्स में बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेटर की, तो नर्वस कोऑर्डिनेटर डिपेंड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक स्पेसिफिक यूनिट है विच इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। अब अगर आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन की एक्सप्लेनेशन में जाना है तो सबसे पहले आपको न्यूरॉन, इसकी फर्दर टाइप्स का पता होना चाहिए, कि हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि न्यूरॉन जो एज अ यूनिट यहाँ पे जिसका नाम मेंशन किया जा रहा है वो है क्या, और उसके फंक्शंस और उसकी टाइप्स, ये तमाम तर बातें हमें पहले पढ़नी पड़ेंगी। फिर हम नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं विच इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनकी तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो वर्क फॉर डे 2 है, आप देख लीजिए वर्क फॉर डे 2 वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें से आपको मैंने, जैसा कि मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि होम असाइनमेंट में आपने MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो आज हम वर्क फॉर डे 2 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।